Assalamu alaikum, dear students. So I'm here with another heading, that's thermodynamics. We have already finished your KTG. Now another important heading, that is thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही आपको पता होना चाहिए दैट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट्स फर्स्ट लॉ कहता है कि आपने जो हीट गैस को दिया, दैट्स हीट गिवन टू द गैसियस सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन टू वेज, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आपने किसी गैसियस सिस्टम को हीट दे दिया, वो गैस वो दो तरीके से यूज करता है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन करने में, और इसको हम कहते हैं दैट इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब इसमें फर्स्ट लॉ जब आप न्यूमेरिकल में यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कन्वेंशंस ये है दैट इफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम इट्स टेकन एज पॉजिटिव. इन फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में बिल्कुल अपोजिट होता है इसका. तो अगर आप गैसियस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर आप रिमूव करते हैं तो नेगेटिव है. अगर आप वर्क डन गैस करता है, मतलब गैस एक्सपैंड होता है, वर्क इज डन बाय अ गैसियस सिस्टम, दैट इज एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, इट्स टेकन एज पॉजिटिव. एंड अगर गैस कंप्रेस होता है, वर्क इज डन ऑन द गैसियस सिस्टम, इट्स टेकन एज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है इट्स टेकन एज नेगेटिव. और अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर टेंपरेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी घटता है और हम नेगेटिव लेते हैं. ये फिजिक्स के साइन कन्वेंशन है फर्स्ट लॉ को यूज करने में. उसके बाद आपको पता होना चाहिए, तो ये लिखा मैंने डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू, एंड दैट फार्मूला, दैट वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि वर्क डन का जनरलाइज्ड फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी. तो जब भी आपको वर्क निकालना किसी भी प्रोसेस में, तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, या हम कह सकते हैं कि एरिया अंडर, क्योंकि इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर पीवी करो विल गिव द वर्क डन. और अगर आप पीवी डायग्राम कभी भी देखें थर्मोडायनेमिक्स में, तो इस डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, और जो इसके अंदर सारा एरिया आता है या आपको देता है वर्क डन बाय दैट गैस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी प्रोसेस है. आप देख लीजिए, आप अगर आपका प्रोसेस आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक मींस कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, आइसोबैरिक मींस कांस्टेंट प्रेशर. तो जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इंटीग्रेशन से बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी हो गया डीवी, तो डेल वी, तो ये आ गया आपका आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन. और आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो एन आर डेल टी के बराबर भी होता है. एन आर डेल टी जो आप याद रखेंगे, तो वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस इज पी डेल वी, या इट इज इक्वल टू एन आर डेल टी. तो वर्क डन का जो ये फॉर्मूला है, वर्क डन इज एन आर डेल टी, ये आपको जबान याद होना चाहिए. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. जब वॉल्यूम ही चेंज ना हो तो वर्क डन कैसे हो सकता है. और अगर आप पीवी डायग्राम में देखोगे तो वॉल्यूम का जो ये जो पीवी डायग्राम जो आइसोकोरिक प्रोसेस का है, तो दैट लाइन इज perpendicular to the volume axis, and therefore no area is enclosed, work done is zero. उसके बाद अगर आप आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल का वर्क डन होता है 2.303 nRT log of V2 by V1, और it is log of P1 by P2. तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि P1 by P2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो PV होता है दैट इज कांस्टेंट, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. उस हिसाब से अगर V2 by V1 है तो यहाँ P1 by P2. अब डिपेंड करता है आपका न्यूमेरिकल V2 by V1 में है या P1 by P2 में है. उस तरह उसी को कैरी करते हुए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो होता है बराबर P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, वेयर गामा इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट, जो हम केटीजी में पढ़ चुके हैं. और मैंने बोला था वर्क डन तो जनरलाइज्ड फार्मूला एनआर डेल टी है, तो एनआर डेल टी इसके बदले आप लिख सकते हैं एनआर डेल टी एंड देन इट्स 1 माइनस गामा. और फिर मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का आइडिया अपने केटीजी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि इफ देयर इज अ रिलेशन अदर देन दैट पीवी रेज्ड पावर ए, जो अगर रिलेशन आपके पास है अदर देन पीवी रेज्ड पावर 1 equal constant or PV raised power gamma is equal constant, such processes are called as polytropic processes. और उन processes का work done होता है P2 V2 divided by P1 V1 divided by 1 minus A. तो सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ गामा है, यहाँ A है, और फिर यहाँ पे भी वही है NR डेल्टी डिवाइड बाय 1 माइनस गामा यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 माइनस A. वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन आप याद रखेंगे. उसके बाद जो है ये देखिए मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिर से यहाँ दिखा दिया दैट पीवी रेज्ड पावर ए अगर कांस्टेंट हुआ तब उस सूरत में आपका डेल क्यू जो है, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का तो स्टेटमेंट है डेल क्यू इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू, एंड डेल क्यू होता है बराबर एन सी पी डेल टी. ठीक है, एन सी पी अब कौन सी प्रोसेस है, तो चूंकि मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ तो एन सी प्रोसेस डेल टी इज इक्वल डेल यू का जनरलाइज्ड फार्मूला हम केटीजी में पढ़ चुके हैं, एन सी वी डेल टी प्लस डब्ल्यू जो है पॉलीट्रॉपिक का हम पीछे पढ़ चुके हैं एन आर डेल टी डिवाइड बाई 1 माइनस ए. तो वहाँ से हमारा सी प्रोसेस आ जाता है CV डिवाइड बाय आर, CV प्लस आर बाई 1 माइनस ए. ये मैं थर्मोडायनेमिक्स केटीजी में भी पढ़ा चुका हूँ और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने फिर से रिपीट किया. वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फार्मूलाज जो आप इस स्टेज पे तैयार करके जाएंगे. उसके बाद देख लीजिए आप, अब डिफरेंट प्रोसेसेस है, डिफरेंट प्रोसेसेस में आपका जो है
आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो आइडिया मैंने इंट्रोड्यूस किया अभी, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस में अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो अगर आप पीवी डायग्राम बनाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट मींस इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस। इसी तरह आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आप पीटी डायग्राम देखेंगे अगेन इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस। और जब आप इसका वीटी डायग्राम देखेंगे तो वीटी डायग्राम में यहाँ मैं लिखता हूँ दैट वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल एन आर टी। और अब आप देख लीजिए हमें वी टी डायग्राम बनाना है तो वी हो गया बराबर एन आर डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो उस हिसाब से आपका जो एन आर बाई पी है ये कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन मैथमेटिक्स वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम लिख सकते हैं इसका स्लोप जो है दैट आइसोबैरिक प्रोसेस का स्लोप होता है बराबर tan थीटा, और ये tan थीटा हो गया बराबर एन आर बाई पी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये चीज भी आप यहां कंक्लूड करेंगे दैट स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इस पे ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में पूछा जाता है, मैं थ्योरी में ही पढ़ा दूंगा और क्वेश्चन भी आगे उस पर दिखा दूंगा। तो ये हो गया आपका वीटी ग्राफ जो है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी बट प्रेशर इज कांस्टेंट। तो वीटी डायग्राम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड प्रेशर इज कांस्टेंट हियर। और फिर आपका जो है स्लोप जो है, अगर इस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना पड़े, अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़े तो वो जो स्लोप होता है वो स्लोप जो है वो स्लोप tan थीटा के बराबर होता है और एन आर बाई पी के बराबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर मैं दो वीटी डायग्राम्स, ये वीटी डायग्राम है तो सर अगर ये एक ये प्रेशर P1 पे बना हुआ वीटी डायग्राम है और ये P2 प्रेशर पे बना हुआ डायग्राम है, तो यहाँ इन्वॉल्व थीटा 1 है, यहाँ इन्वॉल्व थीटा 2 है, तो हमें बोलिए P1 ज्यादा है कि P2 ज्यादा है। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो इसका स्लोप ज्यादा, ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा प्रेशर कम, इसलिए डेफिनेटली यहाँ P1 ग्रेटर देन P2। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो पीवी डायग्राम में आप देख लीजिए वी के परपेंडिकुलर ये लाइन डेवलप हो जाती है और कोई एरिया जो है उसके अंदर नहीं आता है, देयरफॉर वर्क डन इज जीरो, जो हम पीछे डिस्कस करके आगे हैं। इसी तरह अगर आप वीटी डायग्राम देखेंगे तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, क्योंकि जो है वर्क डन इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई परपेंडिकुलर टू द वॉल्यूम एक्सिस। बट जब इसका पीटी डायग्राम हम बनाएंगे, तो अगर हम इसका पीटी डायग्राम बनाएंगे तो फिर से मैं लिखूं यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और अब हमें पीटी डायग्राम बनाना है तो पीटी डायग्राम में तो P हो गया बराबर एन आर डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई टी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और उसका स्लोप जो है वो tan थीटा के बराबर, और वो स्लोप जो है देख लीजिए आप एन आर बाई वी के बराबर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। तो ये चीजें जो है फिर से वही कि अगर मैं दो वॉल्यूम्स पे यहाँ पे एक्सिस ये जो है ये ग्राफ बना दूं तो कौन सा वॉल्यूम ज्यादा और कौन सा कम, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, ये चीज आप ऐड करेंगे। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस का जो है ग्राफ ऐसा आता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और उसका स्लोप जो होता है दैट इज डीपी बाई डीवी होता है बराबर माइनस पी बाई वी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ये होता है। और फिर आइसोथर्मल में अगर पीटी डायग्राम बनाएंगे तो इट इज परपेंडिकुलर टू द टेम्परेचर एक्सिस, और अगर वीटी डायग्राम अगेन परपेंडिकुलर टू द टेम्परेचर एक्सिस। और फिर अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिलेशन है वो होता है पीवी रेज्ड पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट, पीवी रेज्ड पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट। और अगर पीवी रेज्ड पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट है तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी रेज्ड पावर गामा, अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ऑफ द ग्राफ, बट स्लोप इस टाइम जो है वो गामा टाइम्स पी बाई बी हो जाएगा, दिस द डिफरेंस। तो द कंक्लूजन इज दैट एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा होता है बाय अ फैक्टर दैट इज गामा, क्योंकि गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है गैसेस के रिगार्डिंग, तो इसलिए इसका स्लोप हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। एंड देयर इज अ सेट ऑफ रिलेशंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी रेज़ पावर गामा कांस्टेंट होता है, और फिर बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आप निकाल सकते हो, इसमें वी ड्रॉप करके पी ड्रॉप करके एक रिलेशन है टीवी रेज़ पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल कांस्टेंट याद होना चाहिए, या पी रेज़ पावर 1 माइनस गामा टी गामा इज इक्वल कांस्टेंट, और वही स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस का आइडिया मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया और इसमें जो कंक्लूजन है वो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया कि स्लोप एडियाबैटिक का आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें यहाँ पे तो
अगर आपसे कोई पूछे, अगर इस ग्राफ में आप ऐसे बना दें तो ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है, आपसे कोई पूछे इसमें आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक, जिसका स्लोप ज्यादा, जैसे इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और प्रोसेस 1 जो है वो आइसोथर्मल है। ये इस चीज का मतलब है और यही मैंने यहां दिखाया है दैट एरिया पीवी डायग्राम गिव्स वर्क डन। वो तो पहले ही थ्योरी में मैंने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, क्योंकि एरिया पीवी डायग्राम जो है वो वर्क डन इसलिए दे रहा है क्योंकि हम जानते हैं वर्क होता है बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तो इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया एंड एरिया अंडर पीवी डायग्राम गिव्स अस नथिंग बट वर्क डन एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज इंडिकेटर डायग्राम। ऐसी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और फिर अगर आप डिफरेंट प्रोसेसेस को एक ही ग्राफ में प्लॉट करें, ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, व्हाई सर, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस। ये आपका, अगर आप देखें, ये अगर मैं प्रोसेस यहां पे बना दूं, अगर मैं ये प्रोसेस बना दूं तो ये आइसोकोहरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज 0। अब ये दो लाइंस, एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक, दो ही बची। अब जिसका स्लोप ज्यादा, देख लीजिए इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसलिए ये एडियाबैटिक है और ऊपर वाला आइसोथर्मल है। यहां पे अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ द गैस हो रहा है, गैस यहां से यहां जा रहा है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब एक्सपेंशन ऑफ द गैस होता है तो हमसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वर्क किस प्रोसेस में है, फिर उससे कम, उससे कम। तो मुझे बोलिए आप, आइसोबैरिक में सबसे ज्यादा एरिया जो है बाउंड हो रहा है, तो वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है वो ज्यादा है, वर्क डन देन यहां पे आइसोथर्मल के अंदर उससे ज्यादा एरिया आता है, तो आइसोथर्मल आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका वर्क डन बाय एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का उससे कम आ रहा है। और लास्ट में जो है वर्क डन बाय एन आइसोकोहरिक प्रोसेस, जो बिल्कुल 0 है। तो ये हो गया एक्सपेंशन के केस में ऑर्डर, जो आप जानते हैं। उसके बाद जो है ये है दैट इन ए गिवन डायग्राम, वीटी डायग्राम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। यहां बच्चा अगर नहीं पढ़ के गया है तो वो लिखता है सीधे दैट P2 इज ग्रेटर देन P1 और P2 इज ग्रेटर देन P1, सेकंड ऑप्शन है, टिक करके आ जाता है। बट मैंने ये भी पढ़ाया आपको दैट वीटी डायग्राम में, आपको मैंने ये भी पढ़ाया दैट वीटी डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जानते हैं दैट PV इज इक्वल NRT और फिर V इज इक्वल NR बाई P मल्टीप्लाइड बाई T। और यहाँ पे ये सारी चीजें कांस्टेंट होने की वजह से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है। और ये y इज इक्वल mx जैसा हो गया, m होता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे जो है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा बराबर है यहाँ पे nr बाई p, मींस tan थीटा जो है स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो डेफिनेटली इस लाइन का स्लोप ज्यादा है इस लाइन से, तो इसका प्रेशर कम, तो P1 जो है वो P2 से ज्यादा होना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज P1 इज ग्रेटर देन P2। मैंने थ्योरी में ही पढ़ा दिया आपको एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये है दैट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलो डायग्राम, यू हैव टू मैच द कॉलम। तो प्रोसेस 1 2 3 एंड 4 आपको बोलना है एडियाबैटिक कौन सा है, आइसोबैरिक। तो ये तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं ये जो प्रोसेस है ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। उसके बाद आप जानते हैं ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है और ये आइसोकोहरिक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपका प्रोसेस 4 जो है, आपका प्रोसेस 4 आइसोबैरिक है, आपका प्रोसेस 4 जो है वो आइसोबैरिक है, मैं यहां बना के रखता हूं। आपका प्रोसेस 3 जो है वो आइसोथर्मल है, आपका प्रोसेस 3 आइसोथर्मल है। आपका प्रोसेस 2 जो है वो आपका एडियाबैटिक है, आपका प्रोसेस 2 जो है वो एडियाबैटिक है। और आपका प्रोसेस 1 जो है वो आइसोकोहरिक है, वो आइसोकोहरिक है। तो आइसोकोहरिक जो है वो ये है। तो 1 के साथ C आना चाहिए, मतलब P के साथ C आना चाहिए, P के साथ C आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी में P के साथ C नहीं है और बाकी सारे ऑप्शंस आप मैच कर सकते हो, नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेंपरेचर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इस पे आप नजर रखिए। द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेंपरेचर। एक प्रोसेस में हमने देखा है एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेंपरेचर। देन द रेशो हमें निकालना है Cp by Cv वी हैव टू कैलकुलेट। अब सर कैसे करें? तो करने का तरीका ये है, आप इसमें प्रोपोर्शनलिटी ऐसे डेवलप करिए कि ये बना P इंटू टी रेज पावर -3 इज इक्वल कांस्टेंट। क्योंकि जब आप इसको नीचे लाएंगे और जब ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो P इंटू टी रेज पावर -3 इज इक्वल कांस्टेंट। बट अभी आपने देखा जो ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास है, ओरिजिनल इक्वेशन है वो है P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल कांस्टेंट। क्योंकि प्रेशर और टेंपरेचर में एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रिलेशन है दैट इज P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल कांस्टेंट। बट यहाँ पे प्रेशर पे इस क्वेश्चन में जो पावर है वो 1 है और सारा पावर टेंपरेचर पे है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए
लीजिए इसमें 1 माइनस गामा, इसलिए मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, इसको मैं 1 बाई गामा 1 माइनस गामा दोनों साइड डिवाइड करता हूं, तो यहाँ 1 माइनस गामा से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर 1 आएगा, ये बनेगा टी रेज पावर गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। और अब ये बिल्कुल आप जो है इसके साथ जो है मैच कर सकते हैं, क्योंकि पावर प्रेशर पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और अब देख लीजिए ये पावर इसके बराबर होना चाहिए, मतलब -3 होना चाहिए गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। अब आप मल्टीप्लाई करिए तो ये हुआ -3, इट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 3 गामा इज इक्वल टू गामा, तो फिर क्या होगा, -3 उधर जाएगा, तो ये हुआ 2 गामा इज इक्वल 3, तो गामा इज इक्वल 3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गामा इज इक्वल 3/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूलाज पे नजर होनी चाहिए। उसके बाद ये है इन द गिवन इलिप्टिकल पीवी डायग्राम द वर्क डन इज पॉजिटिव, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, तो इसमें आपको यहाँ पे जाना है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। पहले आप देख लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, जब एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होता है तो वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पीवी डायग्राम का एरिया हमें वर्क डन देता है, और अगर प्रोसेस क्लॉकवाइज है, जैसे ये प्रोसेस अगर क्लॉकवाइज बात करें तो ऊपर वाले जो लाइन के अंडर जो एरिया आएगा, मान लीजिए ये सारा एरिया जो है, या मैं डॉटेड बनाने जा रहा हूं, तो ये सारा एरिया जो है पॉजिटिव वर्क है, जबकि तो मैं यहां प्लस लिखूं, जबकि जो लाइन जो है जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन की लाइन है उसके अंडर इतना ही एरिया आएगा, और ये नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव से, तो क्लॉकवाइज प्रोसेस हमेशा जो है वो पॉजिटिव वर्क देता है। जबकि अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस आपके पास हो, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस का मतलब ये होता है, तो आप इस केस में देख लीजिए कि ये वर्क डन जो है ज्यादा है और ये वर्क कम है, तो ये वर्क डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो अगर पहला स्टेटमेंट है द वर्क डन इज पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अंडर ज्यादा एरिया आएगा वो नेगेटिव होगा, और क्लॉकवाइज में कम एरिया है तो वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ डेफिनेटली वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, नॉन जीरो का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब भी प्रोसेस साइक्लिक होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, क्योंकि ये एक स्टेट ये एक जिसको हम कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो उसके बाद जो है अब इनमें से वर्क डन हमें निकालना है। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन निकालने का जो तरीका होता है इस केस में, वर्क डन निकालने का तरीका, अगर ये सेंटर है यहाँ पे, ये चूंकि इलिप्स है और इलिप्स का चूंकि एरिया जो है वही वर्क डन देगा, और एरिया होता है इलिप्स का पाई ए इंटू बी, ये पाई आर स्क्वायर नहीं होता, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए इंटू बी, क्योंकि एक एक्सिस पे वॉल्यूम है और दूसरे एक्सिस पे प्रेशर है। अब आप इसमें W लिख सकते हैं बराबर, अब यहां चूंकि एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। अब यहां देख लीजिए वर्क डन एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है, बिना किए हुए भी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब यहां पूरा निकालते हैं, पाई ए क्या है, अब ये ए है और ये हो गया इसका बी, ठीक है, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब ए कैसे निकालोगे? ए निकालोगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो ये आपका पूरा डायमीटर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आपको रेडियस चाहिए, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। इन द सेम फैशन आपको B चाहिए, B हो गया बराबर P2, इट इज P1 माइनस P2, क्योंकि P1 ऊपर है P2 नीचे है, तो इट इज P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस पाई बाई 4 P2 माइनस P1, शायद यहाँ कोई एरर हुआ है, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई V2 माइनस V1, तो यहाँ पे P2 है यहाँ P1 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल केसेस में आप जो है वर्क डन निकालेंगे पाई इंटू ए इंटू बी, तो अगर ये सर्कुलर होता है तो पाई आर स्क्वायर, बट थर्मोडाइनमिक्स में एक एक्सिस पे वॉल्यूम है दूसरे में प्रेशर है, आपको ब्रेक करके चलना पड़ेगा तब जाके वर्क मिलेगा, क्योंकि एक पे वॉल्यूम है और दूसरे पे प्रेशर है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने आइडिया आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था आपके केटीजी लेक्चर में। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, तो आपका गैस डायटोमिक गैस है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होनी चाहिए, अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी, तो गैस ए टू बी चला गया है अलोंग अ पाथ ए बी एज शोन द फिगर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। चूंकि ये पीवी डायग्राम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या, अगर आप लेक्चर देखोगे केटीजी का मेरा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है F/2 एंड देन इट इज P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल F/2, इट इज P2V2 मैंने पढ़ाया है आपको माइनस P1V1।
अब आप यहाँ पे देख लीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल F/2। F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 होती है डायटोमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, P2 V2। तो फाइनल पोजीशन ये है, तो P2 आप देख लीजिए, ये है 2 किलो पास्कल, दैट इज 2000 है ना, किलो मीन्स 10⁻³ एंड V2 आप देख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर माइनस P1 V1 हो गया यहाँ पे, P1 आपका 5 किलो पास्कल है, तो ये हुआ 5000 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 4। तो अब आप देख लीजिए, ये हुआ आपका डेल यू इज इक्वल, इट इज 5/2, देन इट इज 5/2 इज इक्वल, ये हो गया 12000, ये हो गया 12000 माइनस ये हो गया 20000। 20000 में से 12000 होता है 8000, तो 5/2, तो ये होता है 8000 और ये होता है 4000, ठीक है 4000। तो फिर से ये 20000 आएगा बट नेगेटिव लेके, ठीक है, कंप्रेशन, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे था, 20000 इज ग्रेटर देन दिस, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा वैल्यू, तो ये 5 4 20, तो -20,000 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि जूल में कोई नहीं है, तो -20 किलो जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि -20 किलो जूल इज इक्वल -20,000 जूल। तो ये है इंटरनल एनर्जी चेंज, केटीजी के लेक्चर में आप देख लीजिए, मैंने पढ़ा दिया चेंज इन इंटरनल एनर्जी पीवी डायग्राम से कैसे निकालते हैं। और अगर ये टेम्परेचर में रिलेशन होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे NR इट इज डेल टी, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से अगर ये होता, बट चूंकि पीवी के हिसाब से प्रोवाइड किया गया है, तो ये इस फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हीट इज सप्लाई टू डायटोमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, डायटोमिक गैस बोल दिया तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 कर दी। द रेशो ऑफ, तो हमें निकालना है डेल Q इज टू डेल U इज टू डेल W, ठीक है, ये निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए डेल Q होता है बराबर NCP डेल T, आपका डेल U होता है बराबर NCV डेल T डेल V NCV डेल T, और आपका डेल W होता है जो हम पढ़ चुके हैं, इट इज NR डेल T। अब आप कैंसिलेशन करिए, चूंकि रेशो में चीजें कट जाएंगी, देखिए N और N कट जाएगा, डेल T कट जाएगा, तो ये हुआ CP इज टू CV इज टू R। तो CP, अब डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस की 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो CV हो गया 5/2R, क्योंकि मैंने आपको CV पढ़ाया है, CV होता है बराबर F/2R। काइनेमेटिक्स ये जो KTG है उसके लेक्चर में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5/2R प्लस R हो गया 7/2R, तो ये हो गया 7/2R, ये हो गया आपका 7/2R। उसके बाद आपका CV है दैट इज 5/2R, जो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, इज टू R कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 is to 5 is to 2 is the right answer of this question। 7 is to 5 is to 2 is the right answer for this question। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है कि डेल Q होता है बराबर NCP डेल T, डेल U हमेशा होता है NCV डेल T और डेल W होता है NR डेल T, तो रेशो में चीजें कट के आपका आंसर जो है 7 is to 5 is to 2 है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एंट्रेंस में पूछा गया है, इसकी इतनी कंसिस्टेंसी कि आप जो है परेशान हो जाओगे, कभी थ्योरी में कभी ग्राफ में, क्योंकि मैंने ग्राफ वाला रखा है, इसमें थ्योरेटिकल तरीके से भी इस क्वेश्चन को डिजाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेंपरेचर एज शोन द फिगर, द रेशो ऑफ द वर्क डन। हमें रेशो ऑफ द वर्क डन निकालना है, रेशो ऑफ द वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्बड, तो हमें रेशो ऑफ द वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्बड निकालना है व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, हमें ये निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, बट टेल मी इट इज अ VT ग्राफ एंड इज अ लाइन स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इट इज an isobaric, it is an isobaric process, ठीक है, isobaric process, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि V is directly proportional to T means pressure is constant, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना PV is equal to NRT, तो यहाँ पे V is directly proportional to T, NR तो कांस्टेंट है मींस प्रेशर भी कांस्टेंट है, इट्स एन isobaric process, और उस isobaric process में हमें W/Q इसका रेशो निकालना है। तो अब W/, दैट हीट गिवन का रेशो निकालना है, W होता है बराबर NR डेल T, हम अभी पढ़ चुके हैं, और डेल Q होता है बराबर NCP डेल T, तो डेल T कट जाएगा, NN कट जाएगा, तो ये बना R/CP। अब CP ये आपके पास एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस का CP होता है बराबर CP, है ना, ये ये मोनोएटॉमिक गैस है, तो CV होता है बराबर मोनोएटॉमिक गैस का CV जो है वो होता है 3/2R, ठीक है, 3/2R, तो CP हो गया प्लस R, तो 5/2R, तो ये हो गया इज इक्वल R एंड इट इज 5/2R, R कैंसल आउट होके 2/5 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, 2/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 curves A, B, C and D are drawn in the figure for a given amount of gas, the curve is representing the adiabatic and isothermal process। आपको बोलना है इनमें से A, B, C and D में से कौन सा कर्व जो है adiabatic प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। सर अब कैसे करें, सर ये हो गया आइसोथर्मल और ये हो गया adiabatic, तो व्हाट अबाउट दिस, तो सर ये हमें पता नहीं इसलिए हम छोड़ रहे हैं। बट बच्चे इसमें यह है कि रिमेंबर दैट फॉर adiabatic एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे, फॉर adiabatic एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, adiabatic और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप ऑफ द ग्राफ इज नेवर पॉजिटिव, स्लोप
ऑफ द ग्राफ इज नेवर पॉजिटिव। अगर आप इन ग्राफ्स की बात करें, अगर आप सी का ग्राफ ये स्लोप देखिए वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल है, और डी का भी आप स्लोप देखेंगे वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल है, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के ग्राफ्स का स्लोप कभी पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये आंसर हो नहीं सकते। जबकि ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे और नेगेटिव स्लोप है, तो आपका बी आइसोथर्मल होना चाहिए, ए एडियाबैटिक। किस लॉजिक से? क्योंकि इसका स्लोप जो ए का है वो बी से ज्यादा है, तो ये एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल, तो ए एडियाबैटिक एंड बी आइसोथर्मल, और हमें निकालना है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ये दो क्यों नहीं है? मैंने आपको बोला दैट एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल का स्लोप जो है इज नॉट पॉजिटिव। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत कम बच्चों को पता होता है। उसके बाद ये है पिस्टन शोन द फिगर कैन मूव फ्रीली इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गामा इतना है इज इन लेफ्ट चैम्बर एंड राइट चैम्बर इज इवैक्यूएटेड। इनिशियली द पिस्टन इज हेल्ड एट मिडल ऑफ द सिलेंडर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300। तो यहाँ पे गैस है बच्चों, और इस गैस का 300 केल्विन का टेम्परेचर है, और ये जो है ये वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं है, और बीच में पिस्टन है। फिर हमने क्या किया है, हेल्ड एट द मिडल ऑफ द सिलेंडर, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन। इफ द पिस्टन इज रिलीज्ड सडनली, अब आपने पिस्टन को निकाल दिया सडनली, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बिकम, तो इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, या जो है फ्री एक्सपेंशन, इस चीज को हम कहते हैं जिसमें गैस अगेंस्ट वैक्यूम को हम एक्सपैंड कराते हैं, गैस अगेंस्ट वैक्यूम के साथ मर्ज कर देते हैं बाय रिमूविंग द पिस्टन, इसको हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। और जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है, तो मैं पूरी थ्योरी यहां पे पढ़ा रहा हूं, जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो पहली चीज फ्री एक्सपेंशन में, जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तब वर्क डन, जब भी गैस को एक्सपेंड किया जाता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वैक्यूम, इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है। और इसमें यह भी दिया गया है दैट नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये, जब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो हीट ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, तो डेल क्यू बी जो है, डेल क्यू बी इसमें जीरो है, तो प्रोसेस होगी एडियाबैटिक, प्रोसेस होगी एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में न हीट सिस्टम के अंदर आती है न सिस्टम से बाहर जाती है। अब सर आपने तो पढ़ाया है दैट डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डब्ल्यू, अब ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, इसका मतलब डेल यू भी जीरो है, और जब डेल यू जीरो है तो अब शक डेवलप हो जाता है ये प्रोसेस आइसोथर्मल होनी चाहिए। सर अब एडियाबैटिक है क्या आइसोथर्मल? बिलीव मी बच्चों, फ्री एक्सपेंशन हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। सर आइसो ये डेल यू यहां पे जो है आपका डेल यू भी जीरो आ गया, तो ये आइसोथर्मल जैसा क्यों बिहेव कर रहा है? बच्चे इसमें यह हुआ कि आपका जब वर्क डन जीरो हुआ, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो हुआ, डेल क्यू जीरो हुआ, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जब ये दोनों जीरो हुए तो डेल यू जीरो होने का मतलब कि इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर जो है वो सेम होगा गैस का। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस टेंपरेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट इनिशियली और फाइनली टेंपरेचर सेम है, उसकी वजह से आपका डेल यू जो है वो जीरो आ रहा है, बट दैट डजंट मीन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। और फिर और कंक्लूजन ये रीच कर गया दैट डेल यू इज इक्वल जीरो, इनिशियल टेंपरेचर फाइनल टेंपरेचर के बराबर है, तो इनिशियल टेंपरेचर 300 केल्विन है, फाइनल टेंपरेचर भी 300 केल्विन है। मुद्दे की बात यह है जो आप इसमें याद रखेंगे, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है, प्रोसेस यहां पे एडियाबैटिक है, प्रोसेस एडियाबैटिक है, डेल यू जीरो आने का मतलब इनिशियल और फाइनल टेंपरेचर सेम है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस टेंपरेचर चेंज भी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज भी हो सकता है, बट इनिशियली एंड फाइनली जो है देयर इज नो डिफरेंस इन टेंपरेचर एंड देयरफॉर नो डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल यू आपका जीरो आ गया। उसके बाद जो है कैरनॉट इंजन आपको पता होना चाहिए। कैरनॉट इंजन में 4 साइकिल्स में काम होता है। पहले साइकिल में आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, हीट अंदर आ जाती है, हीट जब अंदर आती है उसके बाद आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और फिर एडियाबैटिक जो है कंप्रेशन होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो यहाँ हीट अंदर आती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट बाहर चली जाती है। तो ये इसका एक परफेक्ट ग्राफ है जो पूछा जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए, आप कैरनॉट इंजन में आपका सोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स, फिर बीच में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं वर्किंग सबस्टेंस, और लास्ट में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिंक। सोर्स, वर्किंग सबस्टेंस एंड सिंक। सोर्स से हीट निकल के यहां आ जाती है क्योंकि इसका टेंपरेचर बहुत हाई होता है, हीट बाहर आ जाती है, हीट जो है इसमें चली जाती है वर्किंग सबस्टेंस में, वर्किंग सबस्टेंस उसकी वजह से वर्क करता है, और कुछ हीट जो है वो सिंक में लॉस हो जाती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम फिजिक्स में 100% एफिशिएंट नहीं है। तो इस थ्योरी से हम चलते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे आपका जो Q1 है वो आपका Q1 जो है, Q1 जो सोर्स से हीट आई वो W प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो W होना चाहिए Q1
Q1 माइनस Q2, और Q1 माइनस Q2 क्या है, ये हो गया एब्जॉर्बड कहां से किया, तो इट इज हीट एब्जॉर्बड फ्रॉम द सोर्स माइनस हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, दैट इज व्हाई मैंने यहां लिखा है एब्जॉर्बड माइनस रिजेक्टेड वर्क डन का फॉर्मूला। उसके बाद इसका एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी होता है आपका एफिशिएंसी जो होता है नीटा, दैट इज ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट होता है बराबर आउटपुट बाय इनपुट होता है वर्क डन। तो अगर हम नीटा लिखे यहाँ पे, एक्चुअल यहाँ नीटा लिखे तो वो होता है बराबर आउटपुट टू द इनपुट, इनपुट में हमने हीट दे दी Q1 और वर्क डन उसमें W हुआ, उसने लॉस कर दिया, दैट इज अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, W बाय Q1, और W आपका जो है इट इज Q एब्जॉर्बड माइनस Q रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय Q1, इट इज Q एब्जॉर्बड। जब आप Q एब्जॉर्बड से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q रिजेक्टेड, 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय Q एब्जॉर्बड, और चूंकि कैरनॉट इंजन में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, इसीलिए आपका रिजेक्टेड चूंकि सिंक में हुआ, दैट इज वाई यहां टेंपरेचर ऑफ सिंक आएगा, और एब्जॉर्बड आपका सोर्स में हुआ, इसीलिए टेंपरेचर जो है सोर्स में आ गया। सो दिस इज अ कंप्लीट इक्वेशन, वर्क डन का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन जो है आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है इसमें रेफ्रिजरेटर होता है, रिवर्स हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन में इसका के होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, COP, और ये होता है हीट रिजेक्टेड टू द वर्क डन, और फिर फर्दर सॉल्व करने पे ये बनता है 1 डिवाइड बाय Q रिजेक्टेड माइनस Q एब्जॉर्बड माइनस 1, या चूंकि ये कैरनॉट इंजन में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, फिर ये फार्मूला डेवलप होती है, और फाइनली एक इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेशन बिटवीन K एंड N, वायर K इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड N इज एफिशिएंसी। अगर आप कैरनॉट इंजन और रेफ्रिजरेटर के K और N को मिला के जो देखेंगे तो एक रिलेशन डेवलप होती है, दैट K दैट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बराबर 1 बाय नीटा, वेयर नीटा इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन माइनस 1। तो बच्चों यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, और ये फॉर्मूलाज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैरनॉट इंजन जो है रेफ्रिजरेटर जो इसकी कंसिस्टेंसी रही नीट में, यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो है इस पे क्वेश्चन ये है, 2 कैरनॉट इंजन्स A एंड B आर ऑपरेटेड इन सक्सेशन, तो आपके पास 2 कैरनॉट इंजन्स है, एक कैरनॉट इंजन 1 है, ये कैरनॉट इंजन 2 है, दे आर ऑपरेटेड इन सक्सेशन। तो फर्स्ट वन A, जो पहला A है, रिसीव्ड हीट फ्रॉम अ सोर्स एट टेंपरेचर T1, तो इसने हीट रिसीव किया फ्रॉम अ सोर्स एट टेंपरेचर T1, और T1 दिया गया है 800 केल्विन। तो यहां से इसने हीट जो है रिसीव की, उसके बाद क्या हुआ, एंड रिजेक्ट्स टू अ सिंक एट T2, तो यहाँ पे एक सिंक है उसमें T2 पे इसने रिजेक्ट कर दी, T2 केल्विन पे। द सेकंड इंजन B रिसीव्स हीट रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट इंजन एंड रिजेक्ट्स, तो इसने यहाँ से हीट जहाँ इसने रिजेक्ट की सिंक, वहीं से सेकंड इंजन ने कलेक्ट कर दिया हीट को, एंड रिजेक्ट्स टू अनदर सिंक, और इसने फिर फर्दर एक सिंक में लॉस कर दी T3 टेंपरेचर पे, 300 केल्विन दिया गया है। इफ द वर्क आउटपुट्स ऑफ द 2 इंजन्स आर इक्वल, तो यहाँ पे जो वर्क है W1 और यहाँ पे जो वर्क है W2 वो इक्वल है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ T2 इज, हमें T2 का वैल्यू निकालना है क्योंकि T1 और T3, तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से ही मैंने डायग्राम ड्रा कर दिया, और अब आपको वर्क पता है, इट इज Q एब्जॉर्बड माइनस Q रिजेक्टेड, और यहाँ पे भी Q एब्जॉर्बड माइनस Q रिजेक्टेड। क्योंकि कैरनॉट इंजन में हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, तो Q एब्जॉर्बड हो गया 800 केल्विन पे, माइनस Q रिजेक्टेड हो गया आपका T2 इज इक्वल Q एब्जॉर्बड हो गया यहाँ पे T2 माइनस Q रिजेक्टेड वहां पे हो गया 300, तो T2 उधर जाएगा, 300 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1100, तो आपका 1100 हो जाएगा 2T2, और फिर T2 आपका जो है वो हो जाएगा 550 केल्विन, शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 550 केल्विन इसका राइट आंसर है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कैरनॉट इंजन में। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज 50%, तो ये कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी 50% है व्हेन टेंपरेचर ऑफ द आउटलेट, मतलब सिंक का टेंपरेचर ये है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 60%। अब हमें इसकी एफिशिएंसी को 60% करना है, कीपिंग टेंपरेचर ऑफ इनटेक, सोर्स का टेंपरेचर सेम रखने पे, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ आउटलेट। तो ये 2 हिस्सों में क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पहला हिस्सा, पहला जो स्टेटमेंट है, एक एफिशिएंसी आप कैरनॉट इंजन की जानते हैं 1 माइनस इट इज T सिंक डिवाइड बाय T सोर्स, जो मैंने पीछे पढ़ा दिया, आप फॉर्मूला देख सकते हो। अब आप देख लीजिए एफिशिएंसी 50% है, 50% का मतलब होता है 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस T सिंक डिवाइडेड बाय T सोर्स। T सिंक तो प्रोवाइडेड है, आउटलेट आपको दिया गया है, तो 500 इज इक्वल डिवाइडेड बाय T सोर्स, तो यहां से हमें T सोर्स मिल जाएगा। देख लीजिए 500 डिवाइडेड बाय T सोर्स आपका है इक्वल टू इट इज 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो आपका T सोर्स आ चुका है, T सोर्स आपका आ चुका है 1000 केल्विन, T सोर्स आपके पास 1000 केल्विन आ चुका है। तो जब T सोर्स आ चुका है, फिर दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है कि अब हमने एफिशिएंसी को
अब आपने फिर से 1 माइनस इट इज टी सिंक डिवाइडेड बाई टी सोर्स। अब आपने एफिशिएंसी को 60% कर दिया, तो 60% होता है 60/100 इज इक्वल 1 माइनस, तो सिंक का टेम्परेचर निकालना है इस सूरत में क्योंकि दिया गया है और सोर्स का टेम्परेचर वही रहा सोर्स का टेम्परेचर वही रहा, मतलब जो हमने निकाला सोर्स का टेम्परेचर 1000 ही रहा। तो इसको कैरी करिए आप, 0 0 कट जाएगा, तो ये बनेगा टी सिंक डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10। 10 माइनस 6 होता है बराबर 4 डिवाइडेड बाई 10, सो इट इज 2 2 4, 2 5 10, और फिर टी सिंक आपका जो है टी सिंक आ जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 400। तो 400 केल्विन शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 400 केल्विन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद thank you so much. So this completes our interaction for thermodynamics 2, and believe me KTG thermodynamics मिला के 3 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं जिनका मतलब होता है 12 मार्क्स। और अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था पार्ट 1 पार्ट 2, फिर कैपेसिटेंस आ गया, उसके बाद मैंने आपके साथ EMI, उसके बाद AC, मैंने EM वेव्स आपको पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आपका मॉडर्न फिजिक्स पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद आप जो है KTG, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स। बिलीव मी अगर आप ये सारे चैप्टर्स करते हैं तकरीबन आप 100+ मार्क जो है आपके नीट में जो है इस सेक्शन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। थैंक यू सो मच।